हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है रमेश और आप देख रहे हो आपका अपना चैनल द नॉलेज रेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन फ्रीडम मूवमेंट से कुछ क्वेश्चन, जो एक पूरी की पूरी एक सीरीज रहेगी जिसके अंदर हम टॉप 100 क्वेश्चन जो है इंडियन फ्रीडम मूवमेंट से डिस्कस करेंगे, जिसके लिए ये मॉक टेस्ट 1 है। और आप अगर चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। ये मॉक टेस्ट 1 है, इसमें आप खुद से आंसर देने की कोशिश कीजिए और लास्ट में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन जो है वो ठीक हुए हैं। साथ में आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही जल्द हम अपनी टेस्ट सीरीज भी जो है लॉन्च करने वाले हैं अलग अलग कंपोनेंट की, और वो कौन से आपके ऊपर होगी, जैसे ही वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो हम आपके साथ इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर करेंगे। तो एक बार डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लें, बहुत सारे लिंक हमने वीडियोस के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं और साथ में सोशल हैंडल के भी लिंक दिए हुए हैं। आप वहाँ पे लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें, और लेक्चर की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कास्ट आपको मिल जाएगी। आइए क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? व्हाट वाज द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? पहला क्वेश्चन जो है वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या थी, और इसके बारे में भी जेकेएसएसबी ने बहुत बार जो है वो पूछा है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या थी। ऑप्शन को देख लेते हैं। एक्टिव रिफ्यूजल टू ओबे सर्टेन लॉज, डिमांड्स एंड कमांड्स ऑफ द गवर्नमेंट, रेवोल्यूशंस। तीसरा ऑप्शन जो है वो फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, और लास्ट में है ऑल द अबव। आपको पता है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट महात्मा गांधी जी के द्वारा जो सत्याग्रह था, जो स्टार्ट किया गया था 1930 में। और 1930 में जो है ये किसके लिए स्टार्ट किया गया था कि हम जितने भी ब्रिटिशर के जो लॉ बनाए हुए हैं, एक्ट जो उनके हैं, जो भी उनके कमांड्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जहाँ कुछ भी उनके द्वारा बनाया गया है, अल्टीमेटली हम उनके लॉज को जो है वो नहीं मानेंगे। तो अल्टीमेटली इसका ये था कि हम उनके लॉ को तोड़ेंगे। तो इसका राइट आंसर जो है वो ए है, ये वाला इसका जो है वो राइट आंसर है। आइए इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन जो है हम देखते हैं। और ये यही था कि एक्टिव रिफ्यूजल टू ओबे सर्टेन लॉज, डिमांड्स एंड कमांड्स ऑफ द गवर्नमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है इसी के लिए स्टार्ट की गई थी। महात्मा गांधी जी के द्वारा स्टार्ट की गई थी 1930 में जो है स्टार्ट की गई थी। और इससे अभी रिसेंटली क्वेश्चन जो है जेकेएसएसबी ने अपना सुपरवाइजर और सब ऑडिटर के एग्जाम में पूछा था। वहां पे ये पूछा था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो महात्मा गांधी ने की थी, जनरली ये हम इसको सॉल्ट मार्च भी बोलते हैं, जहाँ फिर डांडी मार्च के नाम से भी हम इसे जानते हैं। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है डांडी मार्च, जहाँ इसको आप सॉल्ट मार्च के नाम से भी जानते हो। तो क्वेश्चन वहां पे जेकेएसएसबी ने ये पूछा था कि जब जे डांडी मार्च स्टार्ट हुआ था, बेसिकली ये साबरमती आश्रम गुजरात के अंदर है महात्मा गांधी जी का, और वहां से लेकर दांडी तक, जो गुजरात में ही समुद्र के किनारे एक जगह थी, वहां तक गए थे, और कितने लोगों ने वहां पे साबरमती आश्रम से इस मार्च को जो है स्टार्ट किया था, ये क्वेश्चन जेकेएसएसबी ने पूछा था। तो ये इसका आंसर जो था वो 78 डेलीगेट्स भी बोल सकते हो, 78 पीपल भी बोल सकते हो, इतने लोगों ने इसे जो है वहां से स्टार्ट किया था। रास्ते में फिर और भी लोग इनके साथ जुड़ते गए थे। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है जेकेएसएसबी बहुत बार पूछता रहता है। अब यहाँ पे ये स्टार्ट हुआ था डांडी मार्च जो है 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 को जाके वो वहाँ पे 24 डेज का ये मार्च था, और 24 डेज में वो जो है वहाँ पे जाके डांडी में पहुँच गए थे। और वहाँ पे ये कितना डिस्टेंस इन्होंने कवर किया था, 385 किलोमीटर का डिस्टेंस था। और इन्होंने जो है साल्ट लॉ जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था उसको वायलेट किया था। और साल्ट जो है इसलिए वो हैवी टैक्स साल्ट के ऊपर लगाते थे, क्योंकि साल्ट जो है वो हर एक, चाहे वो अमीर है गरीब है, वो सारे यूज़ करते हैं। तो इसलिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जो था वो साल्ट से मिलता था। तो इस चीज़ को लेके जो है गांधी जी ने जो साल्ट सत्याग्रह जिसको हम बोलेंगे, जहाँ फिर डांडी मार्च बोलेंगे, जहाँ फिर हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बोलेंगे, तो ये वो सारा था। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट फॉलोड बाय द चौरी चौरा इंसिडेंट। तो ये चौरी चौरा इंसिडेंट जो है जो यूपी के अंदर एक इंसिडेंट हुआ था, और जो गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट जो है यूपी की वहाँ पे हुआ था 1922 में ये जो है हुआ था। इसके बारे में भी आगे हम थोड़ी और डिस्कस डिटेल में करेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट फॉलोड द चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद क्या हुआ था। देखो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ बाय महात्मा गांधी, ऐसा तो हुआ नहीं था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है ऐसे कॉल नहीं हुई थी, वो फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी लंदन में जाके, तो उस चीज़ को लेके जो है गांधी इरविन पैक्ट हुआ और वहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को खत्म किया था। अल्टीमेटली ये 1930 की बात है, तो ये 1922 में अगर चौरी चौरा इंसिडेंट हो रहा है तो ये तो 8 साल बाद हो रहा है, तो ये तो इसका ऑप्शन जो है वो नहीं होगा।
ऑप्शन नंबर सेकंड जो है, देयर वाज अ स्किज्म इन द कांग्रेस, और कांग्रेस में कुछ जो है मतभेद इस चीज को लेके रहा, और कुछ टूट फूट भी जो है हुई थी। टूट फूट जाने की मतलब कईयों के विचार अलग थे, कईयों ने कहा कि ये ठीक किया महात्मा गांधी जी ने, कईयों ने कहा कि ये गलत किया। तो ये मतभेद जो है, डिसअपॉइंटेड जो है एक दूसरे से वो लोग थे। तो बेसिकली इस ऑप्शन के ऊपर बाद में आते हैं। फिर आते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड जो है, वो है स्वराज पार्टी जो है टुक ए रेजोल्यूशन टू बाइकआउट द इलेक्शन एंड नॉट रेस्ट बिफोर अटेनिंग स्वराज। देखो यहाँ पे पहली चीज तो ये है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तो नहीं हुई थी, ये तो गलत है इसका। सेकंड जो है, कांग्रेस के अंदर ये तो बताया मैंने मतभेद इस चीज को लेके हुआ था कि कुछ का मानना था कि महात्मा गांधी जी ने गलत किया, चौरी चौरा इंसिडेंट होने के बाद जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को खत्म कर दिया गया था। और कईयों का ये मानना था कि इतनी अच्छी खासी मूवमेंट चल रही थी, अंग्रेज अभी थोड़े डरे भी थे, तो इस मूवमेंट को खत्म करने की, बंद करने की क्या जरूरत थी, बेसिकली क्यों बंद किया था, अगली स्लाइड के अंदर हम उसे डिस्कस करते हैं। स्वराज पार्टी जो है ये इसका राइट आंसर नहीं है। इन्होंने कहा कि स्वराज पार्टी टू के रेजोल्यूशन टू बाइकआउट द इलेक्शन, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था, क्योंकि कांग्रेस इसमें टूटने के बाद ही जो है वो स्वराज पार्टी बनी थी। 1923 में आके जो है स्वराज पार्टी बनती है। तो ये भी इसका नहीं है, इसका बेसिकली जो है सेकंड आंसर जो है वो राइट आंसर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी जो है ओनली सेकंड इसका राइट आंसर। आइए इसके बारे में कुछ और देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट नहीं है, क्योंकि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है कॉल्ड ऑफ की थी महात्मा गांधी जी ने, वो गई थी 12 फरवरी 1922 को। ये इस टाइप के क्वेश्चन भाई जेके एसएसबी बहुत बार पूछता है, तो आपको ये डेट्स जो है वो अच्छे से याद रखनी है। 12 फरवरी 1992 में चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ। चौरी चौरा इंसिडेंट क्या था कि वहाँ पे कुछ मॉब जो जा रहे थे, कुछ प्रोटेस्ट कर रहे थे, पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की, वहाँ पे गोलियां वगैरह भी चलाई, और बाद में वो पुलिस वाले एक पुलिस स्टेशन के अंदर चले गए थे। ये कहा जाता है कि उनके पास जो बारूद वगैरह था वो खत्म हो गया, तो अंदर से जो है लॉक कर दिया था, और लोगों ने पुलिस स्टेशन को ही आग लगा दी थी, जिसमें ये ये है कि 22 जहाँ पे ये माना जाता है कि 22 जो पुलिसमैन जो थे वहाँ पे जिंदा जल गए थे, वो मतलब मर गए थे वो। तो ये स्टेटमेंट तो मतलब उस कॉन्टेक्स्ट में जो अभी हमने क्वेश्चन देखा पहला, तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये स्टेटमेंट जो है ठीक नहीं है। तो उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट ये तो बता ही दिया मैंने आपको, ये सही है। और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो स्वराज पार्टी, अभी मैंने आपको बता दिया कि थर्ड करेक्ट इनकरेक्ट इसलिए थी कि क्योंकि वहां पे इलेक्शन को बाइकआउट तो उन्होंने किया नहीं, स्वराज पार्टी ही बाद में बनी थी। 1 जनवरी 1923 में जो पार्टी बनी थी, किनके द्वारा बनाई गई थी, मोतीलाल नेहरू थे, सी आर दास थे, एनसी कलकर थे। बेसिकली ये कांग्रेस में जो मतभेद हुआ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लेके, गांधी जी ने जो ऑफ की थी, तो तभी इस चीज को जो है वो किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो, द स्लोगन ऑफ द गो बैक टू द वेदास वाज रेज्ड बाय, जिस स्लोगन गो बैक टू द वेदास किनके द्वारा रेज्ड किया गया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है दयानंद सरस्वती के द्वारा जो स्लोगन दिया गया था। अब इनके बारे में देखते हैं। दयानंद सरस्वती जो है उन्होंने आर्य समाज की भी फाउंडेशन की थी, आर्य समाज के फाउंडर थे। और गो बैक टू वेदास यानी वैदिक कल्चर में वापस जाना है, और वैदिक लिटरेचर जो भी हमारा कल्चर है, फिलॉसफी जो है, हमने उनको मानना है। तो इन्होंने आर्य समाज जो है 1875 में इसकी फाउंडेशन रखी थी, और इन्होंने वेदास जो है उसको वेदास एंड द रोट 3 बुक्स नेम्ड सत्यारथा प्रकाशा, वेदा व्यासा, भूमिका एंड वेदा व्यासा, जो इन्होंने जो है कुछ बुक्स लिखी थी, वेदाओं को जो है ट्रांसलेट किया था। और डीएबी दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल जो है इसकी भी एस्टेब्लिशमेंट की थी इन्हीं की फिलॉसफी और टीचिंग को लेकर। अगला क्वेश्चन नंबर 4 जो है, हु अमंग द फॉलोइंग प्लेड ए डोमिनेंट रोल इन एस्टेब्लिशिंग द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है इसको एस्टेब्लिश करने में किसका, यानी किन्होंने इसको एस्टेब्लिश किया था, ये आप कह सकते हो। तो ये जो है इनके ऑप्शन में से आप पढ़ लेना, मैं राइट आंसर आपको बता देता हूँ। लाला लाजपत राय इनका राइट आंसर है। इन्होंने इसकी फाउंडेशन रखी थी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। आइए कुछ इसके बारे में और देखते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो थी, जो ओल्डेस्ट ट्रेड यूनियन है, और 5 ओल्डेस्ट में से जो लार्जेस्ट 5 है उनमें से एक ये भी थी। और इसकी फाउंडेशन जो है थी वो रखी गई थी 30 अक्टूबर 1920 बॉम्बे में, किनके द्वारा, लाला लाजपत राय, और इनके साथ थे जोसेफ बैप्टिस्टा। और बेसिकली ज़्यादा नाम इनका ही पूछा जाता है, तो ये आपने याद रखना है। बाद में सिंस देन इट हैज़ बीन एसोसिएटेड विद द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, अगर इसका रिलेशन पूछ लें कि किस पार्टी के साथ एसोसिएटेड थी ये, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जी याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, हु अमंग द फॉलोइंग सेड दैट द रॉलेट एक्ट इज ए प्रिवेंटिव मर्डर। किन्होंने जो स्टेटमेंट किनकी है कि रॉलेट एक्ट जो था, जो 1919 में जो अंग्रेजों ने लाया था, और ये एक प्रिवेंटिव मर्डर था।
महात्मा गांधी जी ने, लाला लाजपत राय, एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू और जवाहरलाल नेहरू। इसका जो राइट आंसर है ये एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन ही थे। इन्होंने इस स्टेटमेंट को कहा था कि एक प्रिवेंटिव मर्डर है। और ये जो इसके बारे में कुछ और देख लेते हैं। देखो, रॉलेट एक्ट 1990 में आया और इसको हम ब्लैक एक्ट के नाम से भी जानते हैं। पास्ड बाय द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इन दिल्ली में इसको पास किया गया। 21 मार्च 1990 में इसे पास किया गया था। और ये गवर्नमेंट को ये पावर देता था कि किसी के ऊपर भी अगर आपको शक है कि वो कुछ आपके खिलाफ विद्रोह कर रहा है, जहाँ कोई ऐसा कुछ मतलब कोई एजिटेशन करने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पे उसको उठा के वो जेल में जो है वो डाल देते थे। इट इज़ बेसिकली सस्पेंडेड द राइट ऑफ हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस अब भी हमारा आर्टिकल 32 जो फंडामेंटल राइट का है, तो वहाँ पे आर्टिकल 32 है। फंडामेंटल राइट के ऊपर भी फ्रेंड्स 8 के 9 लेक्चर पूरे डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। नीचे प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ईच एंड एवरी पॉइंट वहाँ पे मैंने डिस्कस किया हुआ है। वहाँ पे कोई भी पॉइंट ऐसा छोड़ा नहीं है कि जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट हो, जहाँ कहीं और से आपको पढ़ने की जरूरत हो। तो हैबियस कॉर्पस बेसिकली ये कहता है कि आज अगर पुलिस किसी को अरेस्ट कर देती है तो पुलिस को कोर्ट को बताना पड़ता है कि इसने क्या क्राइम किया था, क्यों इसको अरेस्ट किया है। तो तब ये जो हैबियस कॉर्पस लोगों को नहीं मिलता था, जिसके ऊपर भी वो किसी को भी उठा के शक होता तो जेल में डाल देते, उसे कोई भी कोर्ट कन्वेंशन ऐसा कुछ भी उसको अधिकार नहीं मिलता था। तो ये रॉलेट एक्ट जो था ये प्रिवेंटिव मर्डर इनको इनके द्वारा कहा गया था। ये नाम भी यहाँ पे मेंशन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द गवर्नर जनरलशिप ऑफ होम। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो थी वो किन की गवर्नर जनरलशिप में जो है इंट्रोड्यूस की गई थी। बहुत बार जेकेएसएसबी ने ये क्वेश्चन पूछा। 2015 में एक पेपर हुआ था फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर का, वहाँ पे भी ये क्वेश्चन आया था कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है वो किन की थी। और भी एक दो पेपर मैंने एनालाइज किए हैं, वहाँ पे ये क्वेश्चन देखा है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है बेसिकली इसका आंसर जो है वो सी आंसर है, और लॉर्ड डलहौजी की ये पॉलिसी थी। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स होता क्या है, आइए मैं आपको बताता हूँ। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो थी ये गवर्नर जनरल की पॉलिसी जो थी, लॉर्ड डलहौजी थे। ये कब गवर्नर जनरल रहे थे? 1848 से लेकर 1856 तक ये गवर्नर जनरल रहे थे। उसके बाद फिर 1857 का जो रिवॉल्ट हो गया और 1858 में ये एक ब्रिटिश गवर्नमेंट जो एक्ट लेके आई थी, जिसमें यह था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल खत्म करके उन्होंने क्या दिया था, डायरेक्ट इंडियन टेरिटरी के ऊपर अपना जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल जो था वो कर दिया था। अब इन्होंने जो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इनकी जो पॉलिसी थी ये था कि अगर किसी भी राजा या रानी कोई है, अगर उनका कोई भी बेटा खुद का बेटा नहीं है और उनको अडॉप्ट करने की इजाज़त जो है नहीं देते थे, तो जिसके कारण क्या होता था कि वहाँ पे जब वो मर जाते तो उनके बाद उनका जो भी जितना भी वो उनकी स्टेट होती, उनका जब मतलब जो राज्य होता, तो जो प्रोविंशियल स्टेट थी तो उसको डायरेक्टली ब्रिटिश जो थे वो अपने कंट्रोल में ले लेते थे, अपने साथ उन्हें मिला लेते थे। तो आपने झांसी की रानी का नाम तो सुना ही होगा, उन्होंने भी इसी चीज़ को लेके लड़ाई जो थी वो लड़ी थी 1857 का जो रिवॉल्ट था, क्योंकि उनको भी अडॉप्ट करने की सन जो है वो परमिशन अंग्रेजों ने नहीं दी थी। तो ये एक एक्ट था कि जिनका भी खुद का बेटा नहीं है तो वो अडॉप्ट नहीं कर सकते थे, और उनके बाद जो है उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर पूरा अधिकार जो है ब्रिटिश सरकार का हो जाता है। जिस चीज़ को लेके इन्होंने कुछ स्टेट्स को जो थी, कुछ प्रिंसिपल स्टेट जो थी, यानी जिनके ऊपर राजा राज करते थे, उनको इन्होंने अपने अंदर मिलाया था, जिसमें सतारा थी, जयपुर थी, संबलपुर, नागपुर, झांसी और तंजौर था, औरकोट और उदयपुर, जहाँ ये आपको कुछ नाम याद रखने हैं। और ये जो इन्होंने अपने अंदर मिलाया था 1857 के रिवॉल्ट में, तो झांसी का नाम तो आपने बहुत सुना होगा। तो ये बेसिकली डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी। बाद में इसको जो है अंग्रेजों ने खत्म कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इंडियन नेशनल आर्मी INA वॉज फाउंडेड बाय होम इन 1942। ये क्वेश्चन भी जो है जेकेएसएसबी ने 2-3 बार पूछा है, और एसआई का फाइनेंस का जो 2015 का क्वेश्चन था, क्वेश्चन पेपर था, वहाँ पे भी ये पूछा गया था कि इंडियन नेशनल आर्मी जो थी उसको किनके द्वारा बनाया गया था। बहुत सारे बच्चे जो है इसका सुभाष चंद्र जी बोस जो है इनसे कंफ्यूज होते हैं, बट इनको जो है बेसिकली इसकी फाउंडेशन जो थी वो कैप्टन मोहन सिंह ने रखी थी। इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इंडियन नेशनल आर्मी जो थी वाज फाउंडेड बाय कैप्टन मोहन सिंह इन सिंगापुर में, इसकी जो है स्थापना उन्होंने की थी। और 1943 के बाद फिर हेड इसके जो है वो सुभाष चंद्र बोस आ गए थे 1943 के बाद, और इन्होंने इसकी जो है फाउंडेशन रखी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। आइडेंटिफाई द पर्सनैलिटी विद द हेल्प ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन। शी इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिपेंडेंस
मूवमेंट। जी अभी रिसेंटली जेकेएसएसबी ने ये क्वेश्चन पूछा था, सुपरवाइजर और सब एडिटर के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, जहाँ फिर हेल्थ इंस्पेक्टर का जो एग्जाम, जूनियर हेल्थ इंस्पेक्टर का, इन दोनों में से किसी एक एग्जाम में ये पूछा था कि ग्रैंड ओल्ड लेडी जो है वो किनको कहा जाता है, ये क्वेश्चन था। अभी और भी बहुत सारी चीज़ें हम इसमें इसके बारे में सीखेंगे, ग्रैंड ओल्ड लेडी मतलब टर्म के रिलेटेड। अब देखो इनमें से कौन सी पर्सनालिटी जो है नीचे दी गई है जिनको ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है इंडिपेंडेंस मूवमेंट के टाइम, ये कहा गया। पहला, शी वाज क्रिटिसाइज्ड बाय द गांधी जी फॉर हर सपोर्ट टू द रॉयलेट इंडियन नेवी म्यूटनी। दूसरा, शी was awarded International Land and Peace Prize for the year 1964. She was received भारत रत्न in 1997। जी इनके रिलेटेड ही हैं सारी। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। देखो अब इसका ग्रैंड ओल्ड लेडी जो है ये किनको कहा जाता है, ये कहा जाता है अरुणा आसिफ अली को कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखना है आपने। ये क्वेश्चन अभी जो पूछा गया था सीधा ये था कि ग्रैंड ओल्ड लेडी जो है किनको कहा जाता है। अब इनको जो है, इन्होंने महात्मा गांधी ने इनको क्रिटिसाइज किया था, रॉयल इंडियन म्यूटनी जो है ये 1946 में हुई। क्यों हुई थी? क्योंकि नेवी में जो कुछ सोल्जर थे, अब इंडियंस को जो है एक सूबेदार के रैंक तक जहाँ उससे नीचे ये लोग रखते थे, और ऑफिसर के रैंक के ऊपर वो डायरेक्टली ब्रिटेन से ही आते थे। अब जो इंडियन जो भी सोल्जर थे वहाँ पे नेवी में, तो उनको अच्छा खाना नहीं दिया जाता था, रहने के लिए मतलब अच्छा स्थान नहीं दिया जाता था। इस चीज़ को लेके जो है रॉयल इंडियन म्यूटनी हुई थी, नेवी म्यूटनी। और अरुणा आसिफ अली जो थी, इन्होंने इसका समर्थन किया था और गांधी जी ने इन्हें क्रिटिसाइज किया था कि आपने इसका समर्थन क्यों किया। उसके बाद इनको अवार्ड भी मिला है, इंटरनेशनल लैंड एंड पीस प्राइज जो है 1964 का इन्हें अवार्ड भी मिला है। और इन्हें भारत रत्न भी अवार्ड, जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हमारी कंट्री में जो दिया जाता है, भारत रत्न, वो भी इनको मिला है, 1997 में मिला है। और ये इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ये है। इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, आप चाहो तो इनको पढ़ सकते हो। बेसिकली शी वाज वाइडली रिमेंबर्ड फॉर होस्टिंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस फ्लैग एट द ग्वालियर टैंक मैदान इन बॉम्बे ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के समय से ही ये ज़्यादा फेमस हुए। और इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फ्लैग था वहाँ पे ग्वालियर टैंक के पास बॉम्बे में जो है वो होस्ट किया था। और अंग्रेज़ों ने बेसिकली, उनको तो ये चीज़ पसंद तो नहीं आएगी, और इस चीज़ के लिए इनको ज़्यादा फेमस जो है ये हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, कंसिडर द फॉलोइंग न्यूज़पेपर जर्नल्स विद फेमस पर्सनैलिटीज एसोसिएटेड टू दैम। यहाँ पे कुछ न्यूज़पेपर और जर्नल के नाम लिखे हैं, उनके आगे उनके जो है फाउंडर के नाम लिखे हैं। तो ये आपने देखना है कि इनमें से कौन सा जो है वो करेक्ट है। देखो कॉमनवेल्थ जो है एनी बेसेंट का बिल्कुल राइट आंसर है, ये इन्हीं का था। न्यू इंडिया महात्मा गांधी का नहीं था, ये भी गलत है कि ये, क्योंकि न्यू इंडिया भी जो है एनी बेसेंट का ही था। और जनता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बिल्कुल राइट आंसर है, इनका था। तो इसमें फर्स्ट और थर्ड जो है इनका राइट आंसर है, तो फर्स्ट और थर्ड ये है। यहाँ पे इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। न्यूज़पेपर जो है द न्यू इंडिया वाज ए डेली न्यूज़पेपर पब्लिश्ड बाय एनी बेसेंट के द्वारा जो पब्लिश किया जाता था। ठीक है, और नेक्स्ट जो है द फर्स्ट इशू ऑफ कॉमनवेल्थ वाज ब्रॉट आउट जनवरी 2 1914। एनी बेसेंट के द्वारा वाज द एडिटर ऑफ द कॉमनवेल्थ इनकी थी। 1930 में ये भी पूछा जाता है कि 1930 में जो जनता ये जो जर्नल था, जे बाबा साहब अम्बेडकर जो थे, जिसका जनता का था द पीपल, ये किनके द्वारा शुरू किया? बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा शुरू किया था, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है। और 1930 में जो है ये शुरू किया था। द मैगजीन्स लिव्ड फॉर 26 ईयर तक ये रही। आफ्टर दैट द मैगजीन्स नेम वाज चेंज टू प्रबुद्ध भारत, यानी एनलाइटेंड इंडिया। तो ये बाद में इसका नाम जो है ये रख दिया था। तो ये आपको याद रखना है कि जनता का नाम जो था, जो जर्नल था, उसका बाद में क्या नाम रखा था। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, और आज का लास्ट क्वेश्चन जो है, विच एक्ट अबॉलिश्ड डायरकी इन द प्रोविंसेस एंड इंट्रोड्यूस द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन इट्स प्लेस। इनमें से कौन सा एक्ट था जो डायरकी जो था, डायरकी का मतलब था ड्यूल गवर्नमेंट, जिसमें प्रोविंसेस के अंदर जो थी वो दो तरह की गवर्नमेंट बनाई थी। एक के अंदर जो है गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, और दूसरा में जो था लेजिस्लेटिव काउंसिल थी। अब गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, जो भी वो डिसीजन लेते उनको वहाँ पे, वो तो गवर्नर जनरल की ही थी, बट एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर इंडियन की वहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन थी वो ज़्यादा थी।
और इंडियन रिप्रेजेंटेशन जो ज़्यादा थी इनको जो है छोटे मोटे अधिकार दिए गए थे, बाकी जो बड़े लेवल पे जो फैसले होते थे वो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल ही करती थी। और ये जो इंट्रोड्यूस किया गया था, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 में ये DAR की जो है इंट्रोड्यूस की गई थी। बट यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि अबॉलिस्ट कब किया था, तो अबॉलिस्ट के इंट्रोड्यूस पूछे तो फिर इसका ऑप्शन जो है बी राइट आंसर हो जाता। बट इन्होंने ख़त्म करने के लिए पूछा तो इसका जो ऑप्शन जो है 1935 में से ख़त्म कर दिया गया और प्रोविंसेस को जो है वो ऑटोनोमस दे दी गई थी, ऑटोनॉमी प्रोविंसेस को दे दी गई थी। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स इसके बारे में लिखे हुए हैं और जो मैंने अभी आपको बताया बस वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये पूरा लेक्चर था फ्रेंड्स। चाहते तो हम और भी क्वेश्चन डिस्कस कर सकते थे बट वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाती है, इसलिए मैंने जो है इसमें 10 ही क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाएगी। इसमें हम टॉप 100 क्वेश्चन जो है जो मैक्सिमम JK SSB ने रिपीट किए हैं, तो मैं उसको जो है जहाँ और भी जो इंपॉर्टेंट जो है इंडियन फ्रीडम मूवमेंट से जो क्वेश्चन बनते हैं तो वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।